हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे, है ना। तो कल वाले फंडामेंटल वाले लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, थर्मोजेनेसिस हो चुका था, है ना। उसके बाद थर्मोलाइसिस के 4 स्टेप्स देखने वाले थे हम लोग। कौन कौन यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्शन, है ना, कन्वेक्शन, आगे रेडिएशन, इवेपोरेशन, है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कंडक्शन से। तो आज हम लोग पहले कंडक्शन देखेंगे क्या होता है। कंडक्शन बेसिकली कंडक्शन ऐसा है कि अगर आपको टेम्परेचर को ब्रेक डाउन करना है बाय कंडक्शन मेथड से, तो आपको दो बॉडी को, यानी मीन्स कि जहाँ पे टेम्परेचर है जिस बॉडी पे, ठीक है, और एक कोई दूसरा बॉडी, कोई भी मीडियम हो सकता है, या तो आप स्पॉन्जिंग करोगे या मतलब पट्टी देना है, मतलब स्पॉन्जिंग अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, वो किससे करोगे आप, कौन सा कंडक्शन मेथड में होगा वो। जैसे किसी पेशेंट को फीवर है, उसके फीवर को रिड्यूस करना है, तो वो कौन से मेथड से होगा, कंडक्शन मेथड से होगा। उसको पट्टी देंगे, वो कंडक्शन मेथड से कम होगा, है ना। ठीक है, चलो, तो कंडक्शन मेथड हमारा ये चीज़ हो गया, है ना। कन्वेक्शन हो गया, कोई मीडियम हो गया, एयर और वाटर, उससे कन्वेक्शन से होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे देखेंगे और क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में जो हीट डायरेक्ट स्किन से लॉस हो जाता है ना, हीट लॉस बाय डायरेक्टली स्किन। रेडिएशन मीन्स कि जैसे एसी ये सब हो गया, एसी का हवा हो गया, ठीक है, डायरेक्ट वो स्किन पे पड़ेगा, तो उससे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो किस में आएगा, रेडिएशन में। और इवेपोरेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन में बेसिकली अगर वो डायरेक्ट मीडियम के, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसमें वाटर हो गया, वाटर के थ्रू, है ना। वाटर इवेपोरेट मतलब क्या हो गया, आपको कहीं बॉडी से वाटर का निकलना, ठीक है। जैसे आप हमारा स्वेटिंग ये सब हो गया, ये सब किस में आ गया, इवेपोरेशन में आ गया, है ना। ठीक है, तो हम लोग पहला हेडिंग डाल देंगे कंडक्शन। कंडक्शन डाल के देखेंगे। कंडक्शन मेरा ब्लू वाला मार्कर सही है ना, ठीक है। पहला हेडिंग डालेंगे कंडक्शन। कंडक्शन, है ना। हीट लॉस, हीट लॉस बाय क्या, कंडक्शन क्या बोलता है, हीट लॉस हो किसी भी, किससे, कोई भी बॉडी से, या डायरेक्ट कांटेक्ट हो दो अपोजिट सरफेस का, मीन्स कि हीट लॉस फ्रॉम बॉडी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, हीट लॉस बॉडी, हीट लॉस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट, हीट लॉस बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट से हो सकता है क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ टू अपोजिट सरफेस, सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो ये पेशेंट का बॉडी है, ठीक है, ये पेशेंट का बॉडी है, इसके ऊपर टेम्परेचर है ना। अब इसका हमको हीट लॉस कराना है, मतलब टेम्परेचर ब्रेकडाउन कराना है, थर्मोलाइसिस कराना है, तो एक पट्टी लेंगे, ठीक है। ये पट्टी मान लो कुछ भी हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, कपड़ा ये ठीक है। इसको मैंने पानी में डुबोया, ठीक है। डुबोने के बाद मैं इसके डायरेक्ट बॉडी के ऊपर रखूँगा, कहाँ रखूँगा, डायरेक्ट इसके बॉडी के ऊपर रखूँगा। इसके बॉडी के ऊपर रखने से क्या होगा, ये सरफेस, एक सरफेस एक दूसरे सरफेस से अटैच होगा, कॉन्टैक्ट होगा दोनों का, तो क्या होगा, टेम्परेचर कंडक्शन के मेथड से डाउन होगा पेशेंट का। तो ठीक ये मेथड जो आता है, ये जो हम लोग स्पॉन्जिंग करते हैं, स्पॉन्जिंग आगे हम लोग को देखना है, दो तरह का स्पॉन्जिंग होता है, टेपिड स्पॉन्जिंग, एक कोल्ड स्पॉन्जिंग। टेपिड स्पॉन्जिंग का जो टेम्परेचर होता है वो रनिंग वाटर, टैप वाटर वाला हो गया, और एक कोल्ड स्पॉन्जिंग में ठंडा पानी रहता है। कब ठंडा पानी से हम लोग को स्पॉन्जिंग करना है, कब नहीं करना है, ये भी देखेंगे हम लोग। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर है तो हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे टेम्परेचर है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, टेपिड स्पॉन्जिंग। अगर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे टेम्परेचर हम लोगों ने उस पर अगर कोल्ड स्पॉन्जिंग कर दिया तो पेशेंट जो है सो हाइपोथर्मिया, या मतलब हाइपोथर्मिया जा सकता है, जिसमें उसका बॉडी
और मान लो आप डायरेक्ट उसका चेस्ट पे आप डालोगे एकदम ठंडा ठंडा पानी है, ज़्यादा टेम्परेचर है भी नहीं, ऐसे पहली बात कभी भी स्पॉन्जिंग करना चाहिए तो उसका चेस्ट पे पानी नहीं डालना चाहिए। आपको स्पॉन्जिंग करना है सर पे करना है, पाम हो गया नीचे, इसका ये फुट का हो गया नीचे, ठीक है, पैर के जो तलवे होते हैं उस पर, है ना। तो ये सारा स्पॉन्जिंग करने का तरीका है, ठीक है। तो ये कंडक्शन में आ गया। कंडक्शन में हम लोग देखेंगे फिर फर्दर आगे पॉइंट कि इसका जो टोटल हीट लॉस होता है, क्या टोटल हीट लॉस, टोटल हीट लॉस बाय दिस मेथड इज हाउ मच, 3%। ओनली 3% ही हीट लॉस होता है इससे। क्या होता है? ओनली 3% ही हीट लॉस होता है इसमें। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं हम, क्या, पर्सन हैविंग टेम्परेचर, एग्जांपल क्या हो गया, ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, पर्सन हैविंग टेम्परेचर, है ना, पर्सन हैविंग टेम्परेचर, क्या क्या करेगी नर्स, नर्स प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ, ठीक है, BATH बाथ। कंडक्शन का हीट लॉस कितना होगा? ओनली 3% हीट लॉस होगा। मीन्स कि अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर है तो उसका सिर्फ 3% ही इसमें टेम्परेचर डाउन होगा ये प्रोसेस करने से। कौन सा? कंडक्शन वाला प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस क्या हो गया कि आपका एक सरफेस मीन्स कि एक जो पेशेंट का बॉडी है उस पर हम टेपेड स्पॉन्जिंग कराए या कुछ भी कराए, मतलब उससे हमको सरफेस को ये कॉन्टैक्ट में लाना है, ठीक है। दो सरफेस कॉन्टैक्ट में रहेगा, अपोजिट सरफेस एक दूसरे के, तो क्या होगा? वो कंडक्शन मेथड में आएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया पर्सन हैविंग टेम्परेचर, नर्स प्रोवाइड स्पॉन्ज बाथ, है ना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन। है ना, बोर नहीं होना यार, तुम लोग बोर हो जाते हो यार, चलो कोई नहीं। कन्वेक्शन कंटेंट बस जच रहा है कि नहीं जच रहा है ये बताना मेरे को, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ये सब चीज़, लेकिन धीरे धीरे फिर समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सब बेसिक है। अभी भी बेसिक पढ़ोगे तो थोड़ा सा उड़ता ही है, लेकिन जब समझ जाओगे बेसिक तो आगे का बहुत आसान हो जाता है। इसमें क्या होगा? हीट लॉस बाय मीडियम। कोई एक माध्यम होगा, कोई क्या, दो माध्यम होगा, हीट लॉस बाय मीडियम, कोई माध्यम से हीट लॉस होगा। नाम भी जान लो, मीडियम का नाम क्या क्या है? एयर एंड वाटर, है ना। एयर और वाटर से क्या होगा? हीट लॉस होगा। कोई भी मीडियम है जिससे, दो मीडियम है एयर और वाटर, एयर और वाटर से इसमें क्या होगा? हीट लॉस होगा। उसमें हम लोग क्या करा रहे थे? स्पॉन्जिंग। उसमें मीडियम एयर वाटर ही था, ठीक है, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे हम लोग? बॉडी को कॉन्टैक्ट करा रहे थे। इसमें बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा कन्वेक्शन में, है ना, एक दूसरे से नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है। तो इसमें जो टोटल हीट लॉस होगा उसका 3% था, है ना। इसका जान लेते हैं कितना लॉस होगा इस प्रोसेस में। टोटल हीट लॉस इन दिस प्रोसेस हाउ मच? उससे ज़्यादा होगा, 15%, है ना। तो ये देख लेंगे कन्वेक्शन, इसको लिख लेंगे जल्दी से। फिर हम लोग रेडिएशन देखेंगे। रेडिएशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है उसमें हमारे, इसको लिख लेंगे पहले, तब उसके बाद बात करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, हम लोग अब रेडिएशन देखते हैं, तीसरा नंबर। ये सारा जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये थर्मोलाइसिस का स्टेप्स है। थर्मोलाइसिस मीन्स कि टेम्परेचर का कम होना। टेम्परेचर कैसे कैसे कम होता है उसका ये स्टेप है सारा, है ना। बराबर समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा बता देना। चलो रेडिएशन, रेडिएशन, नो रेडिएशन, ओनली रेडिएशन, ठीक है। तो हीट लॉस बाय स्किन, ठीक है,
हीट लॉस बाय स्किन, इससे क्या होता है, हीट लॉस बाय स्किन बट नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। है ना, क्या है, हीट लॉस होता है इसमें, देखो उस पर क्या लिखा है कि हीट लॉस होता है इसमें स्किन के थ्रू, लेकिन इसमें जो टू अपोजिट होता है, जो जो दो मीडियम होते हैं, जैसे उसमें हम लोग देख रहे थे सबसे शुरू वाले कंडक्शन में कि क्या हो रहा था कि एक स्पॉन्ज था एक बॉडी था, तो वो क्या होता दोनों कॉन्टैक्ट कर रहा था, मतलब दोनों क्या कर रहा था, साथ में अटैच हो रहा था, है ना। इसमें अटैच नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अटैच नहीं हो रहा है, हीट लॉस बाय स्किन बट नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, है ना, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है इसमें। तो इसका टोटल हीट लॉस सबसे ज़्यादा होता है, जितने भी थर्मोलाइसिस के प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन का हीट लॉस होता है। कितना परसेंट होता है, देख लो, टोटल हीट लॉस इन दिस प्रोसेस कितना, 60%, है ना, 60% इसमें टोटल हीट लॉस होता है ना। चलो आगे हम लोग देखेंगे, फिर इसके आगे ये बता ही दिया मैंने, टोटल 60% है, तो ये क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम हीट लॉस है ये सारे प्रोसेस में, मैक्सिमम हीट लॉस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है, ठीक है, लाइट ऑफ कर दूँ क्या, हाँ चलो ठीक है, लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। रेडिएशन देख लिए हम लोग, रेडिएशन क्या है, रेडिएशन जो बेसिकली है जो सबसे ज़्यादा हीट लॉस करता है हमारे बॉडी में, कौन, रेडिएशन एक प्रोसेस है इसका थर्मोलाइसिस का, सबसे ज़्यादा जो मतलब मेजर रोल है रेडिएशन का, मतलब सबसे ज़्यादा ये 60% हीट को ये लॉस करता है रेडिएशन प्रोसेस। रेडिएशन में जैसे आपका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं, कुछ भी हो सकता है, जैसे एसी आप चला दिए, एसी चलाने से भी बॉडी कूल होता है ना, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, एसी का एग्जांपल ले सकते हैं इसमें रेडिएशन में। देन हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन, जल्दी जल्दी नहीं निकाल रहा ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। इवेपोरेशन, बहुत मिटाना पड़ता है, छोटा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड ले लो क्या, बताना है। चलो हीट लॉस क्या, हीट लॉस नाम में ही मतलब इसका, इवेपोरेटिंग, स्वेटिंग से हो सकता है, इवेपोरेटिंग वाटर, ठीक है, हीट लॉस बाय इवेपोरेटिंग वाटर, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है कितना है, इसका कम है, सबसे ज़्यादा किसका था, रेडिएशन का 60%, इसका क्या है 22%। हीट लॉस बाय दिस प्रोसेस कितना, 22%, ओनली 22% होता है इवेपोरेशन में, है ना। ठीक है, इतना लिख लेंगे, थर्मोलाइसिस का हो गया। अब थर्मोलाइसिस हो गया, ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, है ना। इसको मैं हट गया था, लिख लेंगे, बैक करके लिख लेंगे ना, तो मैं हट जाता हूँ, लिख लो आप लोग, देख लो अगर लिखोगे तो, ठीक है। अब आ जाओ इधर सारे, अभी ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया, अब देखना है कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर का जो मेजरिंग स्केल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के बेसिक के बारे में जानेंगे कि थर्मोमीटर का इन्वेंशन कब हुआ था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जानना है बेसिक। और देन जानेंगे कि थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे क्लिनिकल यूज़ के लिए है। होते तो बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन उतना हमें जानना नहीं है, जो हमारे क्लिनिकल यूज़ में है उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं कट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, कंटेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर कट करके अगर मैं लिख के बताता था तो शायद आप लोग बोर हो जाते थे, आप लोग को अच्छा नहीं लगता था वो चीज़। चलो लिख देता हूँ मैं,
टेम्परेचर is measured by what? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। जो पहला जो ये नॉर्मल जो थर्मोमीटर इन्वेंशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? ग्लास थर्मोमीटर किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। फर्स्ट ग्लास थर्मोमीटर was invented by whom? गैलीलियो। गैलीलियो, है ना। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। ज़्यादा हम लोगों को नहीं जानना है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानना है कि गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास थर्मोमीटर का उद्घाटन किया था, यानी उद्घाटन नहीं, इन्वेंशन किया था, है ना। तो गैलीलियो ने किया था किसका? ग्लास थर्मोमीटर का। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, फिर आगे बढ़े हम लोग तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके द्वारा हुआ था? क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन थे ये? सेंट थॉमस एल्बर्ट, सेंट थॉमस एल्बर्टा, हाँ, सेंट थॉमस एल्बर्ट, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सेंट थॉमस एल्बर्ट। हम लोग ग्लास थर्मोमीटर पे ही चलेंगे क्योंकि हम लोग क्लिनिकल ये यूज़ होता है, क्लिनिकल एक लैब में यूज़ होता है। लैब के बारे में हम लोगों को नहीं जानना है, बेसिकली हम लोगों को अपना जो यूज़ होता है हमारे हॉस्पिटल सेक्टर में उसके बारे में जानना है कि वो कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग देखेंगे ग्लास थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, एक एलोंगेटेड होंगे, एक बल्ब शेप्ड होंगे, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं आगे। ओरल शेप वाइज मैंने बताया, नाम वाइज एक ओरल हो गया और एक क्या? रेक्टल, मतलब एक रेक्टम में रेक्टल थर्मोमीटर हो गया जो कि एनस में यूज़ करते हैं, और एक ओरल यूज़ हो गया जो कि एक्सिलरी यूज़ कर सकते हैं उसको, और कहाँ पे? ओरल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर कितने टाइप्स के हैं? दो। कितने टाइप्स के हैं? दो। कौन कौन? ओरल और रेक्टल। ओरल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, है ना, ठीक है। दो तरह के ग्लास थर्मोमीटर होते हैं, एक ओरल होते हैं, एक रेक्टल होते हैं, है ना। तो अब हम लोग ओरल और रेक्टल का थोड़ा सा देख लेंगे डिफ्रेंशिएट। तो इसको हम लोग मिटा के यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ओरल और रेक्टल थर्मोमीटर अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो मैं फिर मिटा के लिख दूंगा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कैमरा, ठीक है, दिख जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरल और क्या? रेक्टल। तो बेसिकली ओरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओरल का शेप वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले जो बल्ब होता है उसका बल्ब क्या? जैसे मान लो ये मेरा थर्मोमीटर हो गया, ठीक है। ये क्या होगा? इसका बॉडी। ये क्या हो गया? बल्ब। अब बल्ब के ऊपर पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। बल्ब ये ऐसे, इसको ऐसे हम लोग इंसर्ट करते हैं आर्मपिट के अंदर, या ऐसे माउथ में इंसर्ट करते हैं बिलो द टंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ओरल बल्ब की बात करेंगे। इसका बल्ब का क्या शेप होता है ना? किसका? पहले इसका, देन इसका, सॉरी। तो सबसे पहले बल्ब की बात करेंगे। इसका क्या होगा? लॉन्ग, ओरल का लंबा होता है, एंड सिलिंड्रिकल। इसका क्या होगा? शॉर्ट एंड राउंडेड, शॉर्ट एंड राउंडेड, ठीक है। बल्ब देख लिया हम लोग। अब इसका मरकरी देखेंगे। इक्वली एक्सपेंडेबल होता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है, दोनों का
सेम ही रहता है। मरकरी देख लेंगे, इसके अंदर जो मरकरी प्रेजेंट होता है, ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का ये क्या होगा, बल्ब या स्टेम हो गया। स्टेम के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो मरकरी प्रेजेंट होता है। वही क्या करता है, वो क्या होता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। जितना से टेम्परेचर रहेगा वो मूव करता है वैसे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इक्वली फैलेगा बराबर से एक्सपेंडेबल है ना, इक्वली एक्सपेंडेबल है ना, इक्वली एक्सपेंडेबल हो गया, सेंसिटिव टू टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर हो गया, इक्वली एक्सपेंडेबल फैलता इक्वली है, टेम्परेचर का सेंसिटिव जैसा टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग फैलेगा वो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये भी सेम रहेगा एज मरकरी, इसका भी सेम रहेगा क्योंकि ये भी तो थर्मामीटर ही है। ठीक है, मरकरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लीनिंग का तरीका क्या होता है। क्लीनिंग का तरीका, कभी भी आप थर्मोमीटर को क्लीन करोगे तो मोर कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड, क्या कि लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, कैसे क्लीन करते हैं बता चलो बताता हूँ मैं, रुक जा। इसमें भी दो शर्त है, एक यूज़ करने से पहले और एक यूज़ करने के बाद, दोनों अलग अलग तरीके से क्लीन करते हैं। तो मैं एग्जांपल दे के बताऊँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग है ना। तो क्लीनिंग कैसे कैसे करेंगे, यूज़ हो गया तो पहले हम लोग लिख लेते हैं बिफोर यूज़ करने से पहले। ये सब बहुत मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखो आप लोग, काम आएगा, प्रैक्टिकल चीज़ है ये सब, खाली थ्योरी रटते हो आप लोग। क्या करेंगे, बल्ब टू स्टेम। ठीक है, बल्ब टू स्टेम मीन्स अगर आपको थर्मोमीटर अभी यूज़ करना है, ठीक है, पहले वाला हम क्लीनिंग बिफोर, अभी मुझे यूज़ करना है, ये थर्मोमीटर है मेरा, ठीक है, इसको मुझे अभी यूज़ करना है अभी। ठीक है, मेरे को टेम्परेचर है, मेरे को हाई टेम्परेचर, मेरे को पता करना है कितना मेरा टेम्परेचर बॉडी का, तो इसको अभी यूज़ करना है। तो बिफोर क्या यूज़, मतलब मैं यूज़ करने वाला हूँ उससे पहले मुझे इसको क्लीन करना है। कभी भी किसी को भी, पेशेंट को भी, आपको अगर थर्मोमीटर इंसर्ट करना है तो लगाने से पहले उसको एक बार क्लीन करना चाहिए, फिर लगाने के बाद भी क्लीन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी बिफोर यूज़ मुझे इसको अगर बिफोर यूज़ इसको अगर क्लीन करना है तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक स्वैब लूँगा, कॉटन स्वैब या कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, जो भी स्टेराइल क्लोथ होना चाहिए, कुछ भी स्टेराइल यूज़ होना, मतलब स्टेराइल आइटम होना चाहिए, जो कि इसको पकड़ के ऐसे, देखो ये इसका बल्ब हो गया। ठीक है, थर्मोमीटर का मानो कि ये जो मरकरी वाला पार्ट होता है ऊपर वाला, ये हो गया, फिर नीचे ये स्टेम हो गया। तो इसको मैं क्लोथ से पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ यूज़ करने से पहले, ठीक है, और यूज़ करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे अभी यूज़ करने से पहले का बात समझो कि अभी यूज़ करना है मेरे को। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो अभी यूज़ करने से पहले मुझे कैसे क्लीन करना है इसको, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, यूज़ कर लिया मैंने, आर्मपिट में डाल दिया या बिलो टंग डाल दिया, उसके बाद फिर ऐसे ओरल ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, टेम्परेचर रेयर केस में लेना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस रहता है ओरल में, है ना। आर्मपिट वाला ही सही रहता है, तो एक्सिलरी जिसको बोलते हैं। तो फिर यूज़ करने के बाद ये बिफोर यूज़ का हो गया, बल्ब टू स्टेम। आफ्टर यूज़ देखेंगे हम लोग, ब्लैक मार्कर वेयर इज, ठीक है, आफ्टर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, आफ्टर यूज़ क्या हो गया, स्टैम्प टू बल्ब, स्टैम्प टू बल्ब। ठीक है, स्टैम्प टू बल्ब। और इसको क्लीन किस चीज़ से करेंगे, ये एक स्वैब ले लिया मैंने, अरे यार एक्चुअली एक स्वैब ले लिया। ठीक है, एक स्वैब से मैं क्या करूँगा, उसमें डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, या कुछ भी आप जो क्लीनर हो गया उससे लोगे, आप उसको क्या करोगे, बल्ब से बिफोर यूज़ बल्ब से स्टेम की तरफ, देन फिर आफ्टर यूज़ स्टेम से बल्ब की तरफ। प्रिंसिपल ये है इसका कि लेस कंटेमिनेटेड टू हायर कंटेमिनेटेड जाना है। ठीक है, यूज़ करने के बाद यहाँ वाला ज़्यादा कंटेमिनेटेड होगा तो फिर लेस कंटेमिनेटेड टू हायर कंटेमिनेटेड, इससे क्या होता है कि सही रहता है। ठीक है, वह किस किस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी लिख देता हूँ मैं, यूज़ डेटॉल, माँ माने डेटॉल का दूल्हा, है ना,
सैवलॉन, लाइजोल भी कर सकते हैं। नया प्राणी एक लाइजोल दिख रहा है फ्रेम में? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, सही है, ये सबको लिख लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ लिख लेंगे, इसको समझ लेंगे अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट कर देता हूँ मैं। ओरल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, ये क्या होता है? ये लॉन्ग होता है। ये लॉन्ग मीन्स कि इसका ये क्या होता है? लॉन्ग होता है। और सिलेंड्रिकल होता है, मेन सिलेंड्रिकल और लॉन्ग दिख रहा है। देन उसके बाद हम लोग इसको रेक्टल को देखेंगे तो रेक्टल का जो मुंह होता है वो गोला होता है यहाँ पे। जैसे हम लोग नॉर्मल थर्मोमीटर क्या होता है? ये लंबा, इतना लंबा होता है ना यहाँ पे, वो सिल्वर कलर का, ठीक है। इसमें रेक्टल में क्या होता है? ये राउंड हो जाता है, यहाँ पे राउंड हो जाता है, ठीक है। छोटा भी हो जाता है, राउंड भी हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं और, ठीक है, सॉरी, उसको एनएस में इंसर्ट करना है, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये हो गया हमारा ओरल और रेक्टल थर्मोमीटर, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे थर्मोमीटर अगर ब्रेक कर जाता है। थर्मोमीटर हो गया बीपी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो ब्रेक कर जाता है, अगर वो टूट जाता है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब उसको हम लोग कैसे ये करेंगे, कैसे उससे रिकवर करेंगे? ये नहीं कि हाथ से उसको उठाने जाना है, बताता हूँ मैं वो चीज़ को भी। वो चीज़ को मैं ओरली भी बता सकता हूँ, लिखना कुछ कंपलसरी नहीं, लेकिन जान लो, हॉस्पिटल फील्ड में काम करोगे तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि टीचर बताते नहीं हैं। टीचर सिर्फ बुक की लैंग्वेज बताते हैं, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, है ना? ठीक है, तो इफ़ थर्मोमीटर ठीक है, अगर थर्मोमीटर ब्रेक कर जाए, थर्मोमीटर टूट जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि हम लोग को डायरेक्ट टच नहीं करना है, ठीक है। उसको हम लोग को डायरेक्ट टच, मान लो ये थर्मोमीटर टूट गया, यहाँ पे उसके मरकरी बिखर गए, तो हम लोग को क्या करना है कि डायरेक्ट अपने हाथ से उसको टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हाथ से टच नहीं करना है डायरेक्ट, है ना। उसको अगर हम लोग डायरेक्ट टच करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको उठाने के लिए क्या करना है फिर? ये भी तो है बात, कैसे उठाएंगे अगर टच नहीं करेंगे? तो क्या करेंगे? सिरिंज लेंगे, सिरिंज के ऊपर नीडल वाला जो होता है वो सुई वाला, उसको हटा देंगे। उसके बाद उसको इससे सिरिंज से खींच लेंगे मरकरी को, प्लंजर खींच के। उसके बाद खींचने के बाद एक जिप सिस्टम, जिप लॉक आता है, हर सारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। उसको क्या है, उस जिप में डालेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद उसको 3 तरह का पैकिंग सिस्टम होता है, उसको पैक करके उसको भेज देंगे, सेंड कर देंगे कंपनी में। हम लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट, चाहे किसी को भी, आप भी, आपके भी घर वाले हैं, चाहे कुछ भी, घर में अगर मरकरी टूटता है तो उसको डायरेक्ट नहीं छूना है हाथ से। कोई भी मरकरी हो गया, मरकरी वो लाइट वाला भी, चाहे कुछ भी हो गया, तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है ना। याद रखना ये चीज़, ये काम का चीज़ है ना। ठीक है, सिरिंज हो गया, ड्रॉप से दोनों से उठा सकते हैं, है ना, सही बोला आपने, ठीक। चलो अब देखें हम लोग ग्लास थर्मोमीटर के बाद क्या, वॉट क्लीनिंग तो मैंने बता ही दिया कि क्लीन कैसे करना है। किसको किसको क्लीन करना है? बताओ बताओ। वही हमारा थर्मोमीटर को। तो कैसे करना है? बिफोर यूज़ ऊपर से नीचे की तरफ कॉटन स्वैब रहेगा, उसको क्या करना है? डिटॉल, सैवलॉन, लाइजोल कुछ में भी डुबाओ, उसको ऊपर से नीचे की तरफ 2 मिनट 3 मिनट तक ऐसे क्लीन करना है उसको, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्मली ऐसे 5 मिनट तक करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जैसे ये हम अलग अलग क्लीनिंग एजेंट्स देखेंगे हम लोग। तो 3 तरह के क्लीनिंग एजेंट मैंने बताया ना, डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, लाइजोल हो गया। तो बेसिकली डेटॉल से हम लोग 5 मिनट तक क्लीन करेंगे। 1:40 का रेशियो रहेगा, है ना, ठीक है। और 1:40 रेशियो कहने का मतलब कि अगर हम उसमें पानी मिक्स करते हैं ना, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो 1:40 का रेशियो हो गया, हमको उसको क्लीन करना है, तो एक मतलब बॉल लेंगे, चाहे कुछ भी जो कि स्टेराइल होगा, सारा चीज़ स्टेराइल होना चाहिए। उसके बाद उसमें हम लोग मिक्स करेंगे, कुछ भी नहीं मिक्स कर सकते हैं, NS मिक्स कर सकते हैं, चाहे कुछ भी, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर देख लेंगे, वो भी साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो उसको मिक्स करके फिर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डेटॉल डालेंगे तो 5 मिनट तक, सैवलॉन या लाइजोल डालेंगे तो 2 मिनट्स तक, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी खतरनाक होता है डेटॉल के कंपैरिजन में, लाइजोल और सैवलॉन का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्या, क्लीनिंग बता दिया।
अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि थर्मोमीटर जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़े कैसे से क्लीन करना है, यूज़ करना है, तो अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। थर्मोमीटर तो हम लोग ये जान गए कि जो पेशेंट के पास फीवर है, जो पेशेंट फीवर से सफ़र कर रहा है, तो उस पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ थर्मोमीटर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं और कब कब यूज़ नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी पेशेंट को फीवर है, तो चलो देखते हैं, आ जाओ। ऊपर वाला मिटा दिया कि छोटा पड़ रहा था बोर्ड बार बार, क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थर्मोमीटर। कहाँ कहाँ हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं थर्मोमीटर को, तो सबसे पहले, और कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सा थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, दोनों थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओरल रूट की बात कर रहे हैं। सॉरी, दोनों थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर की तो बात कर ही रहे हैं, सॉरी वायर है उसके कारण थोड़ा सा इशू हो रहा है, बार बार पैर में फंस जा रहा है, ठीक है। तो एक थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग थर्मोमीटर कोई भी जो मतलब ओरल थर्मोमीटर हो गया या एक्सिलरी थर्मोमीटर एक ही है, तो उसमें से हम लोग ओरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थर्मोमीटर इन ओरल, ओरल, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं ओरल यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला बात कि ओरल कहाँ यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 ईयर्स 7 ईयर्स, जब तक बच्चे को होश ना आ जाए तब तक इसको यूज़ नहीं करेंगे बच्चों में, दिख रहा है ना, क्योंकि बच्चों को क्या पता यार, उसको दे दोगे वो चबा लेगा तो फिर मरकरी एनगल्फ कर लेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा अवॉइड, ओरल की बात कर रहे हैं, मुंह में बिलो द टंग नहीं देंगे, ओरल, ओनली ओरल। एक्सिलरी हर किसी को दे सकते हो, कॉमन है, फिर आगे उसका भी देखेंगे, लेकिन अभी ओरल की बात कर रहे हैं हम। अवॉइड इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी अवॉइड करेंगे हम लोग, है ना। ओल्ड एज में अवॉइड कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बोलोगे कि ओल्ड एज वाले जो हैं उनके पास तो दिमाग है, नहीं, लेकिन एक डिजीज़ कंडीशन आता है, एक पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, है ना। पार्किंसन डिजीज उनका क्या होता है, जैसे जॉ हिलते रहता है, ऐसे मूवमेंट होते रहता है ना, तो वो क्या होगा, आप दोगे, गलती से अगर भी टच हो गया, टूट गया अंदर में, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो उसके कारण कहाँ, यहाँ भी हम लोग अवॉइड करते हैं, कहाँ पे, ओल्ड एज में, पार्किंसन डिजीज़ के कंडीशन में, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कन्वल्जन, एपिलेप्सी, जो भी पेशेंट को कन्वल्जन हो रहा है, सारे कंडीशन है ये सब, नर्वस सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ाऊँगा तुरंत। कन्वल्जन, एपिलेप्सी, मिर्गी की दौरा, है ना, एपिलेप्सी हो गया, कन्वल्जन हो गया, एपिलेप्सी हो गया, सीजर, सीजर, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में हम लोग नहीं दे सकते हैं किसी को भी, ओल्ड एज हो गया चाहे कोई भी, कन्वल्जन, एपिलेप्सी, सीजर, ये सब में हम लोग ओरल नहीं दे सकते, क्योंकि जॉ लॉक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, निकालेंगे कैसे उसको, तो मुंह में रह जाएगा, है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग सर्जरी वाले कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं, जिसका ओरल सर्जरी हुआ है, खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान सब जानलेवा है, आज ही छोड़ो, है ना। ओरल सर्जरी में ही दिक्कत हो सकता है, क्लेफ्ट लिप हो गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी हो रहा है किसी पेशेंट को, उसमें भी नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, इसमें भी लगता है इंक डालना पड़ेगा। चलो, ऑक्सीजन थेरेपी हो गया। ऑक्सीजन थेरेपी के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई पेशेंट अगर माउथ ब्रीदर यूज़ कर रहा है तो उसमें भी नहीं दे सकते हैं, माउथ ब्रीदर। एक और कंडीशन हो गया, इसमें भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या, अगर पेशेंट कोई स्मोक करके आ रहा है, इफ पेशेंट स्मोक और ईट च्यूइंग गम, we should take temperature after 10 minutes, ठीक है। तो रुको मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें,
डालते डालते तो ये कहने का ये मतलब है, सबसे पहले कहाँ कहाँ अवॉइड करेंगे हम लोग, अवॉइड इन चिल्ड्रन, बच्चों में अवॉइड करेंगे, बच्चों में नहीं देना है मुंह में थर्मोमीटर, ठीक है, जो कि 5 साल से नीचे के हैं। अवॉइड इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी अवॉइड करना है जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, क्योंकि उनका जो जॉ ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, फिर लॉक हो गया कभी तो फिर कैसे निकलेगा थर्मोमीटर, उसी में रह जाएगा। देन आगे देखेंगे कन्वर्जन एपिलेप्सी या सीजर, 3 तरह का ये बीमारी मैंने बताया, ये किसी को भी आ सकता है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है ये सब, तो इसमें भी नहीं देना है, ठीक है ना। देन आगे हम लोग देखेंगे ओरल सर्जरी, जिनको ओरल सर्जरी हुई है उनको भी यूज़ नहीं करना है ये थर्मोमीटर ओरल वाला। आगे देखेंगे फिर O2 थेरेपी, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की थेरेपी हुई है जिनको, वहाँ पे भी यूज़ नहीं करना है इसको। देन फिर माउथ ब्रीदर जिनको लगा हुआ है, जो सांस लेने में सक्षम है ऐसे, तो माउथ ब्रीदर लगेगा तो उनको भी यूज़ नहीं करना है। एक केस है कि अगर पेशेंट स्मोक करके आ रहा है या च्युइंगम खा के आ रहा है, उस कंडीशन में भी तुरंत टेम्परेचर नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो मुंह होगा वो पूरा हीट होगा, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू च्युइंगम खाने के कारण। तो हमको कब उसका टेम्परेचर लेना चाहिए, जब भी वो आए ऐसा कुछ करके उससे आप पूछो पेशेंट से कि आपने कुछ अभी स्मोक किया या च्युइंगम खाया टेम्परेचर लेने से पहले, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने खाया, तो आप 10 से 15 मिनट वेट कर लो, ठीक है, जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर आप ले लेना, ठीक है, यही चीज़ है। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सिलरी का, और एक्सिलरी में क्या ही कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, एक हाथ कट जाएगा तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, है ना। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं एक्सिलरी में। तो इसको मिटा दें, तब तक आप लोग लिख लो जल्दी से, मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, चलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन इन थर्मोमीटर एक्सिलरी देख लेते हैं, या रेक्टल देख ले, पहले क्या देख ले जल्दी बताओ, रेक्टल ही देख लेते हैं। है ना, चलो आ जाओ रेक्टल देख लेते हैं पहले। रेक्टल, इसमें एक कंडीशन है, जो भी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया नहीं वेगल स्टिमुलेशन, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा। अगर देखो कोई स्पेसिफिक एलर्जी होता है किसी पेशेंट को, तो देख लेते हैं हम लोग कब कब इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिस भी पेशेंट को फिस्तुला, फीसर ना, ये सारे पाइल्स के फॉर्म्स हैं, ये सारा हम लोगों को GIT डिसऑर्डर में पढ़ना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। हेमोरॉइड्स मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट में क्या क्या होता है ये हेमोरॉइड्स, ठीक है, फिस्तुला, फीसर, हेमोरॉइड्स, रेक्टल सर्जरी, है ना। फिस्तुला हो गया, फीसर हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, रेक्टल सर्जरी हो गया। अगर किसी को क्या आ रहा है, सीजर आ रहा है, उसमें भी यूज़ नहीं करना है इसको, है ना। सीजर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, या कन्वल्जन हो गया, ठीक है, इस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है ना इसको, ठीक है। डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया में भी डिसेंट्री जिसको बोलेंगे, ठीक है, डायरिया हो गया, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो गया, ये सब कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। किसको यूज़ नहीं करेंगे, रेक्टल थर्मोमीटर, जो कि शॉर्ट और बल्ब शेप होता है जो थर्मोमीटर, उसको यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। तो बेसिकली देख लेंगे फिस्तुला क्या हो गया, जो हमारा फिस्तुला हो गया एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया मसल का, ठीक है, फिस्तुला और फीसर अंदर की तरफ, फीसर भी हो गया, वही चीज़ है हमारा जो स्टूल जहाँ से पास होता है एनस के आगे, वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है मसल का, वो फिस्तुला फीसर में हो गया। और हेमोरॉइड हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, लेकिन आप डिफिकेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ ब्लड भी आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, ब्लड ही उसके साथ आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग हेमोरॉइड बोलेंगे। उस जो फिस्तुला फीसर जो निकला रहेगा उसके साथ ब्लड फिगर्स के साथ आया, ऐसे ही ब्लड है छिलने के बाद उस एरिया पे,
तो हेमरॉयड बोलेंगे। रेक्टल सर्जरी हुआ कोई पेशेंट को, वहाँ भी यूज़ नहीं करना है। सीजर, एपिलेप्सी, कन्वल्जन, अगर ये सब में से कुछ भी हो रहा है तो वहाँ भी यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि अगर यूज़ करोगे उसको पर्टिकुलर वेगल स्टिमुलेशन होगा जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, पूरा हार्ट जो रेट है उसका स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसका इस टाइम भी यूज़ नहीं करते हम लोग। डायरिया में भी यूज़ नहीं करेंगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी है उस टाइम भी यूज़ नहीं करेंगे रेक्टल का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सिलरी का। एक्सिलरी दो ही चीज़ हो सकता है, एक आपका मैस्टेक्टोमी के कंडीशन में हो सकता है जो कि ब्रेस्ट सर्जरी है, उस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। और एक हो गया अनहाइजीन, ठीक है। देखते हैं कब कब यूज़ नहीं कर सकते हैं। आज फंडामेंटल में इतना ही रहने देंगे, एक्सिलरी तक ही। एक्सिलरी, ठीक है। एक्सिलरी में देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। पहला पर्सनल हाइजीन पे लिखेंगे, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। पर्सनल हाइजीन क्या हो गया? आर्मपिट हेयर हो गया, आर्मपिट हेयर, है ना। पर्सनल हाइजीन, आर्मपिट हेयर। जैसे मान लो एक्सिलरी, एक्सिलरी की बात कर रहे हैं, मीन्स कि ये हमारा हाथ है, इसके नीचे जो होता है इसको एक्सिलरी बोलते हैं हमको। तो कब कब यूज़ नहीं करेंगे? मान लो वहाँ पे हाइजीन नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब हेयर है, बहुत ज़्यादा हेयरी है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक्सिलरी काउंटर इंडिकेशन है, ये कब कब यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं यूज़ करना है। मतलब एक ये तो है एक सलाह टाइप का कि यूज़ नहीं करना है आपको, है ना, यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फिर रीडिंग ज़्यादा हेयर रहेगा तो रीडिंग ही नहीं आएगा सही, ज़्यादा बाल होने के कारण, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग मास्टेक्टोमी में, मास्टेक्टोमी में भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मास्टेक्टोमी हो गया, इसमें यूज़ नहीं करेंगे, या हाथ का सर्जरी होगा उसमें यूज़ नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देन आगे हम लोग देखेंगे कि इसी में कि अगर ये सब चीज़ अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, इसके बदले एक स्किन प्रोब यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? स्किन प्रोब। वो क्या करेगा? टेम्परेचर चेक करेगा। कहाँ पे वो ये रहता है स्टेप, देखो एक स्किन प्रोब हो गया। स्किन प्रोब अगर ये सब आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो एक स्किन प्रोब आता है जो कि आपके लीवर के साइड इंसर्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। स्किन प्रोब जो कि आपको एग्जैक्ट मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटी होता है उसके अकॉर्डिंग वो मेटाबॉलिक का टेम्परेचर बता के आपको बॉडी का टेम्परेचर बताता है ना। तो एक स्किन प्रोब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं स्किन प्रोब, स्किन प्रोब, है ना, फॉर टेम्परेचर चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग, स्किन प्रोब फॉर टेम्परेचर चेकिंग ऑलवेज प्लेस, कहाँ पे चेक प्लेस करेंगे जल्दी बताओ। ऑन, अभी बताया मैंने, राइट साइड ऑफ क्या? एब्डोमेन, वेयर लीवर प्रेजेंट। स्किन प्रोब वहीं लगता है। थर्मामीटर आपको इंस्टेंट, मान लो आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट है तो बार बार थोड़े ही थर्मामीटर लगाओगे, तो स्किन प्रोब लगाओगे ना, तो स्किन प्रोब यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारा लीवर है, लीवर के जस्ट ऊपर में, ठीक है, एक स्किन प्रोब रहता है, वो यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ख़त्म हो गया आज का लेक्चर। अब इसका हम लोग देखेंगे नॉर्मल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, वो कल के लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि नॉर्मल एक्सिलरी का कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ओरल का कितना होता है ना। ये सब कल के लेक्चर में डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट टुडे गाइस, मिलते हैं फिर अगले कोई लेक्चर में, कोई क्या ब्लड में मिलते हैं, ठीक है। बाय, साइनिंग ऑफ गाइस।